Hello everyone. In our previous lecture of Indian polity हमने देखा कि संविधान सभा कैसे बनी. ओके एंड टुडे इंडियन पॉलिटी अब हम आगे बढ़ते हैं और संविधान के बारे में और क्या चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट हैं उनको देखते हैं. ओके सो कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इतना हमने समझ लिया था कल वाले लेक्चर में. अब कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं, जिससे कि क्या होगा कि जो भी आगे की चीज़ें हैं उनको समझने में ज़्यादा आसानी होगी, डिफ़िकल्टी नहीं होगी, चीज़ों को हम अच्छे से समझ पाएंगे. ओके सो नाउ लेट्स कंटिन्यू. यहाँ तक हमने देखा था कि हमारा जो संविधान बना उसमें कितना टाइम लगा था. तो वो था 2 साल 11 महीने 18 दिन. ओके तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया था. आगे हम क्या देखते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने पार्ट्स हैं, कितने स्केड्यूल्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं. ओके तो पार्ट से लेके स्केड्यूल तक की कहानी हम अब आज देखेंगे. ओके देन अब ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक, देन पार्ट, देन आर्टिकल एंड स्केड्यूल. अब हम समझते हैं कि पार्ट क्या होता है और स्केड्यूल क्या होता है. ठीक है, पार्ट जो होता है, पार्ट सभी इम्पॉर्टेंट मुद्दों से डील करते हैं. मतलब जितनी इम्पॉर्टेंट गवर्नेंस के लिए पार्ट है, ठीक है, जितनी इम्पॉर्टेंट की उनकी चीज़ें होती हैं. ओके एंड पार्ट में ही जो दे रखे हैं कुछ एडिशनल चीज़ें वो कहलाती हैं स्केड्यूल. इसको मैं अभी आपको बताती हूँ. ठीक है, अब क्या है कि जो पार्ट है, पार्ट का जो यूनिट होता है, डिवीज़न होता है, मीन्स वो होता है आर्टिकल्स. कैसे? जैसे कि हमारा जो पार्ट 1 है उसमें आर्टिकल 1 से 4 तक है, और जो हमारा पार्ट 2 है उसमें आर्टिकल 5 to 11 है. ओके पहले क्या था, कितने पार्ट्स थे पहले हमारे? कितने? 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 स्केड्यूल्स था. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अमेंडमेंट होता है. फिर हमारा क्या हो जाता है, 22 से 25, अब प्रेजेंट की बात है, 25 पार्ट हो गए, 395 आर्टिकल्स हो गए और 12 स्केड्यूल्स हो गए. ठीक है, तो ये कुछ हमारे पार्ट, आर्टिकल और स्केड्यूल्स की संख्याएं हो गई. उसके बाद क्या है कि पार्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आर्टिकल्स में क्या क्या है, स्केड्यूल्स में क्या क्या है, इन सब चीज़ों को मैंने तो ये कुछ कहानी हो गई पार्ट, आर्टिकल एंड स्केड्यूल. अब क्या होते हैं पार्ट्स, कितने नंबर्स हैं, और ये स्केड्यूल्स. तो पार्ट और स्केड्यूल्स का मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जो कि पॉलिटी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा. आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं ईज़िली, और उसमें मैंने आपको ट्रिक भी दे रखा है. ठीक है, तो यहाँ पर रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम सेव करना चाहिए. ओके एक बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप वहाँ देख लीजिए. अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी. ओके सो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान है, जो संविधान के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं. ओके साइलेंट फीचर्स है ना, सर्टेन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ से क्या होता है, यहाँ से पॉलिटी में समझ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. ठीक है, मतलब कि आपको यहाँ से थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होने की नीड है. देन क्योंकि अब कॉन्सेप्चुअली बातें हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके देन ओके अब क्या है, जितने भी संविधान हैं उनमें से भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा है.
इट इज़ लेंदियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, बिकॉज ये स्टेट एंड यूनियन, जो हमारा स्टेट का संविधान है और यूनियन का संविधान है, दोनों का एक में ही है, ओके इसलिए बहुत बड़ा हो जाता है। और जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ सब पे क्या है कि स्टेट और क्या नाम है यूनियन का जो संविधान होता है सब अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये बहुत बड़ा संविधान हो गया। तो फर्स्ट क्या है हमारा इम्पॉर्टेंट फीचर कि लेंदियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इसमें यूनियन और स्टेट दोनों को कंसीडर किया गया है। हाँ, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि बारोड कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट हैड बीन टेकन फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। वैसे जो संविधान है बहुत बड़े नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन जो भारत का संविधान है इसमें हर एक चीज़ को कंसीडर किया गया है ना, इसलिए ये बहुत बड़ा है और ये काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट्स हो जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो ये इसलिए थोड़ा सा ये लेंदियस्ट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैंने क्या बताया आपको कि अब कह देते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बारोड किया गया, ठीक है, मतलब कि इसको आप समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि इसको इसलिए बारोड कह देते हैं क्योंकि बिकॉज इट हैड बीन टेकन फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोल रहा है ये, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे संविधान हैं, मीन्स दुनिया के चलते हुए संविधानों से कुछ न कुछ चीज़ों को ले लिया गया है और इंडिया की जो ये कंडीशन है, इंडिया की कंडीशन के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर दिया गया है, इसलिए इसको बारोड कॉन्स्टिट्यूशन बोल देते हैं। ये रीज़न है इसको बारोड कॉन्स्टिट्यूशन बोलने का। देन होप यू अंडरस्टैंड इट इज़ बारोड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, देन इट इज़ बारोड कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर दैट सबसे ज़्यादा चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, एक क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा चीज़ें ली गई हैं वो ली गई हैं इंग्लैंड से। इंग्लैंड से कानून आते थे भारत में, जिससे क्या था कि इसे हम बोलते थे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि आखिरी कानून था, उसे कहते हैं GOI एक्ट 1935, ओके। तो मोस्ट ऑफ दी थिंग्स आर टेकन फ्रॉम हियर, सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है यूके। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो बोल रहा है कि अब ये भी कहा जाता है कि इट इज़ फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड, ओके। अब मैंने बोला कि फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड मीन्स इसका मतलब क्या हो, इसको हम समझते हैं अच्छे से। फ्लेक्सिबल क्यों कहा गया, फ्लेक्सिबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संशोधन के योग्य बनाया गया है, मतलब कि ये अमेंडेबल है, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका कि आर्टिकल 360 ये पावर देता है कि पार्लियामेंट जब चाहे, ठीक है, जितनी बार चाहे, ठीक है, आर्टिकल 360 को फुलफिल करे और जिससे वो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ों का चेंज ला सकता है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर सकता है, जो भी उसको करना चाहिए वो ईज़िली कर सकता है आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग। मैंने क्या बताया कि फ्लेक्सिबल एंड एज वेल एज रिजिड और इट इज़ अमेंडेबल। आफ्टर दैट क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 368 पार्लियामेंट पावर, इसके पास पावर है इसको अमेंड करने के लिए। नेक्स्ट क्या था हमारा इसमें कि रिजिड, तो थोड़ा बहुत रिजिड भी है,
क्या मतलब है उसका, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजिड बना दिया है। क्या मतलब है इसका, इस रिजिड का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी हम कह देंगे, मीन्स जो संविधान का मूलभूत ढांचा है या फिर जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो भी एरिया या जो भी प्रोविजंस हैं, हम कह देंगे कि ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, वो अमेंडेबल नहीं होगा। उसने कहा कि जैसे जो चीज़ उसमें मेंशन अगर अगर ये कह दे, जैसे मान लीजिए कोई रियासत है, ठीक है, या फिर कोई एरिया किसी पार्ट में आ गया है, तो उसको चेंज नहीं किया जाएगा। मीन्स ये बोल रहा है वो अमेंडेबल नहीं है, इवन अंडर आर्टिकल 368, चाहे वो आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग ही क्यों ना किया जाना हो, तो ये अमेंडेबल नहीं होगा, इसलिए इसको रिजिड भी बोल देते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको नहीं आ रही होंगी या फिर आ रही होंगी तो प्लीज़ रिस्पॉन्स किया करिए आप लोग, ठीक है, जिससे कि हमको पता चलेगा कि गलती कहाँ हो रही है, तो उसको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। ओके, तो प्लीज़ आप अपना अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि कैसा है। इसके बाद ये कहा गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वेट सॉरी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर इसमें लिखा है एनी चेंज इन इट हैज़ टू बी एज पर ऑलरेडी मेंशन प्रोविज़न। इसको देखते हैं क्या बोल रहा है ये कहा गया है कि इसका मतलब हम अब समझते हैं कि रिटन क्या होता है, अनरिटन क्या होता है, ठीक है। तो एक क्लासिफिकेशन के अनुसार संविधान दो तरीके के होते हैं, एक हमारा बताया रिटन और दूसरा बताया अनरिटन, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर क्या रिटन में क्या होता है, रिटन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मेरे अंदर या फिर जो भी चेंज लाना है, ठीक है, जो भी चेंज लाना होगा मेरी लिमिट के अंदर ही लाना होगा। मीन्स खुद में ही डिफाइन कर दिया कि मुझे कहाँ तक चेंज किया जा सकता है। ओके, तो इसमें जो संविधान है उसको सुपरमेसी दी गई है, ठीक है, यहाँ पे संविधान सर्वोपरि है। देन अनरिटन क्या होता है, अब इसमें क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है हमारी, जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है वही कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, ठीक है, वही चलेगा। मीन्स फिक्स नहीं है, वहाँ की संविधान को डिफाइन करेगी, वहाँ की पार्लियामेंट को, यहाँ की जो सुपरमेसी हो जाएगी वो हो जाएगी पार्लियामेंट। ओके, तो जो जैसे कि बहुत सारी जगह जैसे इंग्लैंड है और न्यूजीलैंड है ना, तो यहाँ सब पे क्या है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग वर्क होता है, ऐसा नहीं कि क्या नाम है जो लिख गया है वही होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, उसने अडॉप्ट किया है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन बनता है, तो वो लिया गया है अमेरिका से, ठीक है। एंड ये इंग्लैंड को फॉलो नहीं किया है, क्योंकि इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड में है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी यहाँ तक। ओके, नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जैसे ये जो 6th पॉइंट है, बोल रहा है कि इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज वेरीज फंडामेंटल राइट्स विद रेमेडीज इन केस ऑफ देयर वायलेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये है फंडामेंटल राइट्स। ओके, अभी हमको मिलते हैं गारंटी के थ्रू एक मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या होते हैं इसको हम आगे अच्छे से देखेंगे, बस यहाँ पे मैंने केवल मौलिक अधिकार को मेंशन किया है। अब क्या होता है, अधिकार तो मिल गया, इन केस अगर ये वायलेंस हो जाए तो क्या होगा, एक क्वेश्चन ये बनता है, तो क्या होगा कि जो संविधान है हमें रेमेडी भी देता है कि हम सीधे
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ जाके अपनी बात रखने के लिए फ्री हैं, ठीक है। मीन्स कि फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ सुरक्षा भी दी गई है। ओके, मीन्स कि रेमेडीज़ भी देता है, अगर कोई कारण है, कुछ प्रॉब्लम है तो उसका निवारण भी तो है ना, इसलिए बोलते हैं इसको रेमेडीज़ भी दे रखा है इन आर्टिकल 32, ठीक है। आर्टिकल 32 में बताया गया कि अगर फंडामेंटल राइट्स का कोई वॉयलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाकर अपनी बात को रख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। ये बताया गया है आर्टिकल 32 में। देन इट establishes independent judiciary with power of judicial review। इसका क्या मतलब होता है, इसको देखते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक बात ये बोलना चाहूँगी, प्लीज़ अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ जस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स, योर ग्रुप, एंड प्लीज़ लाइक कमेंट। कुछ भी प्रॉब्लम है, सही है नहीं सही है, तो आप उसको बोल सकते हैं ओपनली, नो प्रॉब्लम, ओके। जिससे क्या होगा कि मैं चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाऊँगी ना कि मैं गलती कहाँ कर रही हूँ। मैंने इसको शायद पहले भी अभी बोला, दोबारा भी बोल रही हूँ। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिससे क्या होगा कि मुझे एक हेल्प मिल जाएगी, ठीक है, जिससे कि मैं अपने आप को समझ पाऊँगी कि गलती कहाँ हो रही है। तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, बस एक कमेंट के थ्रू, और उसको अच्छे से शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा, ठीक है, कि मैं चीज़ों को और अच्छे से रिप्रेजेंट करूँ, ओके। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी अब क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है। मैंने क्या बोला कि इस्टेब्लिशेस इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। क्या मतलब होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये वाला जो सेंटेंस है। देखते हैं क्या मतलब हुआ इस लाइन का, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी बनाई है, और जुडिशरी कैसी होगी, मीन्स फ्री फ्रॉम फेयर एंड फेवर। जुडिशरी का मतलब ही होता है कि वहाँ पे वो इंडिपेंडेंट है, वो फ्री है, ठीक है। कहाँ से फ्री है, किसी भी प्रकार के फेयर से और किसी भी चीज़ के फेवर से, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका मतलब जुडिशरी का। आफ्टर दैट, जुडिशरी जो होती है सरकारों के अंडर में काम नहीं करती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद क्या बोलता है कि पार्लियामेंट के अंदर भी काम नहीं करती, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट है ना, बिकॉज जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। देन कह रहा है कि अगर कुछ कोई गलत करता है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम ना करे, कोई भी गवर्नमेंट है या फिर कोई भी स्टेट में अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम ना करे तो जुडिशरी उसे रिव्यू कर लेती है, ठीक है। मीन्स इफ़ यू आर डूइंग रॉन्ग तो हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, ठीक है, जुडिशरी रिव्यू करने की, सुप्रीम के पास होगा ना। एंड सरकार का कोई भी अगर काम जो सही ढंग से नहीं हो रहा है, ठीक है, अच्छे से नहीं हो रहा है, तो संविधान के अकॉर्डिंग, जैसे संविधान में रूल दे रखा है और उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, वो उसे भी रिव्यू कर देती है। कौन, जुडिशरी। तो जुडिशरी के पावर, इट्स वेरी पावरफुल, ठीक है, किसी भी गलती को ये रिव्यू कर सकती है, इसको राइट है। तो वही बोला गया है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी विथ पावर, मैंने बोला ना पावर के बारे में, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ओके। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई हों, क्योंकि मैंने चीज़ों को बहुत ही सही तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो प्रॉब्लम कोई बात ही नहीं होती है। और जैसा भी आपको लगे आप मुझे प्लीज़ अपना ओपिनियन दें। देन आज हम यहीं तक करते हैं, सर्टेन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप मतलब क्या, कि इंडिया का जो सिटीजनशिप है वो सिंगल ही है ना, मीन्स यहाँ पे जो सेंटर है हमारा, जो स्टेट है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ इसका डिवीज़न हुआ है, लेकिन इन बाहर जैसे इंग्लैंड हो गया, ठीक है, तो वहाँ सब पे क्या है, डुअल सिटीजनशिप है ना, कि स्टेट का अलग है और स्टेट वालों को रेजिडेंट बोल देते हैं और सेंटर का अलग है, ठीक है, तो वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप होता है। इसके बारे में हम कल बात करेंगे। और देन थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स अ लॉट
Please give me your response once again, and thank you so much. Okay.